नमस्कार दोस्तों, आप सभी के मध्य मैं म्यूजिक मॉक टेस्ट पीपीएससी म्यूजिक टीआरई 3.0 और 4.0 टीजीटी पीजीटी एनसीईआरटी पर आधारित संगीत के कुछ प्रश्न लेके उपस्थित हूँ। ये सेट नंबर हमारा 3 है। 2 हमने लाइव यूट्यूब लाइव कराया था। किसी कारण जो है कि हम यूट्यूब लाइव नहीं आ पा रहे हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि आप लोगों के मध्य जो है एग्ज़ाम से पहले प्रश्नों का सिलसिला चलता रहे और आप लोग अपनी तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से करते रहें, जिससे जो बच्चे हमारे यूट्यूब पर जुड़ रहे हैं उनके लिए, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो अपलोड किया जा रहा है, सभी विद्यार्थियों के लिए, जिससे आप लोगों का रूटीन बना रहे। कुछ समस्याएं आ चुकी हैं जिसके कारण मैं यूट्यूब लाइव नहीं आ पा रहा हूं। इसी कारण जो है कि हम आप सभी के मध्य जब तक यूट्यूब लाइव नहीं आ पा रहे हैं तब तक जो है कि हम आप लोगों को पर डे जो है वीडियो अपलोड करते रहेंगे, जिससे आप लोग मॉक टेस्ट देते रहें। हर रोज की तरह जो है कि आप सभी के मध्य जो है कि आज हम 20 प्रश्न लेके उपस्थित हुए हैं। 20 प्रश्नों का ये वीडियो है और हर प्रश्न पर आपको 15 सेकंड दिया जाएगा। 15 सेकंड के अंतर्गत आप सभी को प्रश्नों के जवाब देने हैं। उसके पश्चात हम जो है कि आपको जवाब बताएंगे और उस पर हम डिस्कस भी करेंगे। फुल डिस्कशन के साथ ये वीडियो अपलोड होगा, जिससे आप जैसे हम यूट्यूब पर पढ़ाते थे उसी तरीके से ये वीडियो अपलोड किया जाएगा। चलिए तो आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। क्लास प्रारंभ करने से पहले एक सूचना आप सभी को दे दें कि बीपीएससी टीजीटी एंड पीजीटी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट 2024 ये हमारे एप्लीकेशन पर जो है कि अपलोड कर दिया गया है, ये लॉन्च कर दिया गया है। इसमें जो है आपको टोटल जो सेट मिलेंगे वो 4 सेट दिया जाएगा और एवरी सेट, प्रत्येक सेट पर आपको 80 क्वेश्चन दिया जाएगा और जिस तरीके से बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरीके से यहाँ पे प्रश्नों को रखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। और पूरे प्रश्न जो है कि बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, एससीईआरटी, इन सभी के माध्यम से ये प्रश्न तैयार किए गए हैं और ये ऑनलाइन मोड परीक्षा है। केवल आप यह जो है कि हमारे एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। मात्र प्राइस इसकी 99 रुपीज में है और आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एके म्यूजिक क्लासेस का ये लोगो बना हुआ एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फिर लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद बीपीएससी टीजीटी पीजीटी म्यूजिक ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट 2024 का बैच है, उसे आप ज्वाइन कीजिए और 4 टेस्ट अपना दीजिए और मूल्यांकन कीजिए कि आपको 80 में से आप कितने प्रश्न, कितनी तैयारी हो चुकी है। उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यह मॉक टेस्ट बनाया गया है आप सभी के लिए। ठीक है, तो चलते हैं हम आगे। आज का पहला प्रश्न लेके चलते हैं आप सभी के मध्य। हमारा पहला प्रश्न कि पाश्चात्य संगीत में नाद के भेद हैं। नाद के कितने भेद माने गए हैं आपको यह बताना है। 4, 5, 6, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। जिसका प्रश्न प्रारंभ हो चुका है, इसका जवाब आप सभी लोग देंगे 15 सेकंड के अंतर्गत। यह ध्यान रखिएगा प्रत्येक जवाब आप कमेंट में देंगे और 15 सेकंड के बाद हम आपको प्रश्न का आंसर बता दिया जाएगा। तो इस प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए कि पाश्चात्य संगीत में नाद के भेद हैं। 4 भेद, 5, 6, 1 से अधिक, इनमें से कोई नहीं। देखिए इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो आपका है बी, 5। नाद, पाश्चात्य संगीत में जो नाद के 5 भेद बताए गए हैं और पांचों नाद के 5 भेद कौन कौन से हैं ये भी आप कमेंट में लिखिएगा कि पाश्चात्य संगीत में जो नाद के 5 भेद कहे गए हैं वो कौन कौन से। देखिए पहला जो आपका नाद के 5 भेद मिलते हैं, पहला है बास, दूसरा आपका है टेनर और तीसरा आपका है अल्टो, चौथा आपका है सोप्रेनो और पांचवा जो है वो है फोल्सेटो। फोल्सेटो ये जो है, ये पांचों नाद जो हैं आपके पाश्चात्य संगीत में, ये 5 प्रकार के नाद पाए जाते हैं। लेकिन ये जो 5 प्रकार के नाद हैं इनका उत्तर जो हमारे भारतीय संगीत में जो 5 नाद हैं, चाहे वो शारंग देव ने कहे हों, चाहे वो मतंग ने कहे हों, उन नादों से किस प्रकार से यह जुड़ा हुआ है इसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए जो आपका बास नाद होता है वो आपका पुष्ट होता है, बास पुष्ट नाद से संबंधित है। यहां से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। टेनर जो है अपुष्ट नाद से संबंधित है आपका। अल्टो जो है वो सूक्ष्म नाद से संबंधित है और सोप्रेनो जो है अति सूक्ष्म नाद से संबंधित है
और फोल्सेटो जो है वो कृत्रिम नाद के समान है या कृत्रिम नाद से संबंधित है। ठीक है, तो अब देखिए यहां से जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, एक तो ये सीधे सीधे आपके पास सिंपल सा प्रश्न है कि पाश्चात्य संगीत में नाद के कितने भेद हैं, तो आप 5 भेद लगाओगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पाश्चात्य का सोप्रेनो नाद होता है वो भारतीय संगीत के किस नाद के समान है या किस नाद को कहते हैं, और सूक्ष्म नाद पाश्चात्य के किस नाद को कहते हैं, तो इस तरीके के भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो आप ये दोनों चीजें आप ध्यान में रखिएगा, यहां से आपको प्रश्न बन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, दूसरा प्रश्न है आज का, सहस्रस में कितने ध्रुवपद की रचना संकलित है? 1200, 1000, 1100, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा कि सहस्रस नामक एक ग्रंथ है, उसमें जो है कि ध्रुपद की रचना कितनी संकलित की गई है, आपको यह बताना है। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग दीजिए। देखिए इस प्रश्न का समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका 1000। 1000 ध्रुपद जो है सहस्रस में संकलित किए गए हैं। अब सहस्रस जो है वो सहस्रस किसके राज दरबार में लिखा गया था, कब ये लिखा गया था, और इसके लेखक कौन है, ये भी आप जरा कमेंट में बताइए हमें आप सभी लोग। और आप सभी लोग जितने भी प्रश्न मैं कराऊंगा इस वीडियो में, उसके जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि सहस्रस नामक जो ग्रंथ मिलता है वो किसके दरबार में जो है कि वो लिखा गया था, किसके दरबारी संगीतज्ञ, किसके दरबार, वो समय काल किस दरबार का था, किसका शासन काल था कि उस समय सहस्रस लिखा गया था, तो वो था शाहजहां। कौन थे? शाहजहां। शाहजहां का समय काल था, उस समय जो है कि ये सहस्रस लिखा गया था। और सहस्रस ग्रंथ के जो है लेखक अगर पूछा जाए, आपको ग्रंथकार पूछा जाए, तो वो कौन है भैया? नायक बख्शू। कौन है? नायक बख्शू। ठीक है, नायक बख्शू, इन्होंने सहस्रस की रचना की थी, जिसमें जो है कि 1000 ध्रुवपद की रचना संकलित है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दरबारी कान्हड़ा राग की रचना जो है किसने किया था? पंडित रामदास, पंडित चरणदास, तानसेन, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। चलिए फटाफट बताइए कि दरबारी कान्हड़ा जो राग है उसकी रचना किसने किया था? पंडित रामदास, पंडित चरणदास, तानसेन, एक से अधिक, इनमें से कोई। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका तानसेन द्वारा जो है दरबारी कान्हड़ा का रचना किया गया था। अब बात आती है पंडित रामचरण और पंडित चरणदास। ठीक है, पंडित रामदास द्वारा रचित कौन सा राग था ये भी बताइए, और पंडित चरणदास द्वारा कौन सा राग किया गया था। अब देखिए जो पंडित रामदास जी थे उनके द्वारा रामदासी मल्हार, कौन सा? रामदासी मल्हार की रचना की गई थी। ठीक है, और पंडित चरणदास द्वारा रचित जो था चरजू की मल्हार, किसकी? चरजू की मल्हार नामक राग की रचना किया था। अब देखिए जो आपके पंडित चरणदास जो थे इनका उपनाम क्या था? इनका एक नाम और मिलता था जिनके आधार पर ये चरजू की मल्हार की रचना करते, इनका नाम था चरजू। ठीक है, अपने ही नाम पर चरजू या पंडित चरणदास एक ही व्यक्ति हैं, और इनको जो है कि चरजू की मल्हार नामक राग की रचना किए थे। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। जहांगीर के दरबारी गायक थे, कौन दरबारी गायक थे जहांगीर के? छतर खां, विलास खां, हमजान, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका समय प्रारंभ होता है अब। चलिए बताइए आप लोग, जहांगीर के दरबारी गायक पूछा जा रहा है, तो दरबारी गायक कौन थे उस समय ये आपको बताना है। फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट में देना है, प्रत्येक प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, देखिए इस प्रश्न का समय समाप्त। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है एक से अधिक। अब यदि डी ऑप्शन राइट है एक से अधिक, तो इनमें से ये जो तीनों कलाकार हैं उनमें से कौन कौन से कलाकार जहांगीर के दरबारी गायक थे ये भी आपको कमेंट में लिखना है।
चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि कौन कौन थे, ये 3 नाम है, तीनों नामों में से वो कौन कौन से थे ये आपको बताना है। पहले छतर खां, विलास खां और हमजान, ये तीनों जो कलाकार थे, ये तीनों कलाकार जहांगीर के दरबारी गायक थे। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इनमें से कोई भी एक पूछ लिया जाए कि विलास खां किसके दरबारी गायक थे, हमजान खां या छतर खां किसके थे, तो ये तीनों लोग जो है कि जहांगीर के दरबारी गायक थे। चलिए अब बात आती है 5वें प्रश्न पर। सम्राट अकबर के समय में ध्रुपद के कितने भाग थे? 3, 4, 5, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट आप सभी लोग इस प्रश्न का जवाब दीजिए कि सम्राट अकबर के समय काल में जो है कि ध्रुपद के कितने भाग थे? 3 भाग थे, 4 भाग थे, 5 भाग थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इस प्रश्न का समय समाप्त होता है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है 4 भाग होते थे। कौन कौन से भाई? ध्रुपद के कौन कौन भाग थे जरा बताइए? 4 भाग, जैसे आज हम जिसे अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग, ये हम 4 भाग देखते हैं ध्रुपद के। ठीक है, तो कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा कि ध्रुपद के अकबर के समय में 4 भाग ध्रुपद के होते थे, तो वो कौन कौन से होते थे ये आपको कमेंट में बताना था। तो वो 4 भाग आपके जो थे वो थे अस्थाई, अंतरा, संचारी और आभोग। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट? लेकिन आज के समय में अगर देखा जाए, आज का जो ख्याल गायन होता है, ख्याल गायन में कौन कौन सा 2 भाग होता है? ख्याल के कितने भाग होते हैं भाई? चलिए कमेंट में आप लोग बताइए, ख्याल में कितने भाग होते हैं आपको ये बताना है। तो देखिए जो ख्याल में जो भाग होते हैं आपके 2 ही भाग होते हैं, एक तो अस्थाई, एक तो अंतरा। ये आपके ख्याल के 2 भाग हैं, ख्याल के 2 भाग। ठीक है, अस्थाई, अंतरा। आज के समय में भी जो ध्रुपद गाया जाता है उसके भी 2 ही भाग आज के समय में गाए जाते हैं। प्राचीन काल में आप कह सकते हैं अस्थाई, अंतरा, संचारी, आभोग। ठीक है, और सम्राट अकबर के समय में भी 4 भाग ही गाए जाते थे, अस्थाई, अंतरा और संचारी, आभोग, ये चारों भाग गाए जाते थे। चलिए नेक्स्ट, अगर हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञ नायक बख्शू के द्वारा किस ग्रंथ की रचना की गई थी? संगीत रत्नाकर, स्वरमेल कलानिधि, सहस्रस, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है। आपको यह भी कमेंट में बताना है कि संगीत रत्नाकर के ग्रंथकार कौन है, स्वरमेल कलानिधि के ग्रंथकार कौन है, सहस्रस के जो है कि दरबारी नायक बख्शू अर्थात जो है कि इसके जो है कि कौन ग्रंथकार है सहस्रस के। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका वो है आपका सी इज राइट आंसर, सहस्रस। नायक बख्शू द्वारा जो है, जो शाहजहां के दरबारी संगीतज्ञ थे नायक बख्शू ने क्या किया था कि उस समय जो है कि सहस्रस की रचना किए थे। आपको ऊपर एक प्रश्न में पूछा था कि सहस्रस में कितने ध्रुपदों को संकलित किया गया है। जरा एक बार यहाँ पे भी कमेंट में आप लोग बता दीजिएगा कि सहस्रस नामक ग्रंथ, ये जो आपका ग्रंथ है इसमें कितने ध्रुपद संकलित हैं। तो वो आपके संकलित कितने हैं? 1000। कितने? 1000 आपके ध्रुपद जो है संकलित हैं। ठीक है, ध्रुपद संकलित हैं। चलिए अब देखिए, आपसे हमने कहा था कि संगीत रत्नाकर, स्वरमेल कलानिधि ग्रंथ के लेखक कौन है? तो संगीत रत्नाकर के जो लेखक हैं शारंगदेव। स्वरमेल कलानिधि किसका है बताइए भाई? रामामात्यकृत स्वरमेल कलानिधि है। ठीक है, स्वरमेल कलानिधि जो है वो रामामात्यकृत ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर? चलिए एक सूचना देते चलते हैं आपको कि बिहार स्टेट एंड बीपीएससी टीजीटी पीजीटी लाइव मॉक टेस्ट, ये हमारा जो है कि पेड मॉक टेस्ट चल रहा है, जिसमें आपको सिलेबस वाइज जो है कि प्रश्नों को कराया जा रहा है। और ये पूरा आपका बेस्ड ऑन पूरा जो बीपीएससी का सिलेबस है, जो आपको जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी से संबंधित आपको प्रश्न कराए जा रहे हैं। और यह बैच जो है कि आपका 1 मई से प्रारंभ है। इसमें इस समय जो है कि प्रतिदिन लाइव मॉक टेस्ट कराया जा रहा है और इसमें जो है कि आपको वीकली 3 दिया गया है,
लेकिन इस समय आपको रेगुलर मॉक टेस्ट कराया जा रहा है। तो इसका फुल कोर्स फीस है 599 रुपए, जो हमारे एप्लीकेशन पर यह लाइव आपको टीआरई 3 और टीआरई 4 दोनों के लिए इसमें रखा गया। और बिहार स्टेट के लिए जो आगे बिहार स्टेट आएगा, टीआरई 4 आ रहा है, उन सभी के लिए इसमें मॉक टेस्ट हमेशा 6 महीने तक लगातार आपका कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इस मॉक टेस्ट के माध्यम से भी आप सभी लोग अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर हमारे साथ एके म्यूजिक क्लासेस के साथ आप सभी लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलते हैं कि ठुमरी का प्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? राग दर्पण, संगीत पारिजात, संगीत सुधाकर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी को यह बताना है कि ठुमरी का जो उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है, समय समाप्त हो चुका है। देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर है राग दर्पण। ठीक है, राग दर्पण। अब इन तीनों ग्रंथों के ग्रंथकार का नाम बताइए। राग दर्पण के ग्रंथकार कौन है, संगीत पारिजात के ग्रंथकार कौन है, संगीत सुधाकर के ग्रंथकार कौन है, इनके ग्रंथकारों के नाम आप लोग कमेंट में बताइए। फटाफट आप लोग बताइए भाई। देखिए राग दर्पण जो फकीरुल्लाह, फकीरुल्लाह कृत जो है राग दर्पण है। संगीत पारिजात अहोबल कृत है, अहोबल। और संगीत सुधाकर जो है वो सिंह भोपाल का है। किसका है? सिंह भोपाल कृत जो है आपका संगीत सुधाकर ग्रंथ है। और संगीत सुधाकर, चलिए एक प्रश्न और यहां से आपसे पूछा जा सकता है कि संगीत सुधाकर किस ग्रंथ पर लिखी गई टीका है? तो संगीत सुधाकर जो है वो संगीत रत्नाकर पर, किस पर? संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर पर जो है लिखी गई एक टीका है। और संगीत सुधाकर जो है आपका ये कब लिखा गया था? 14वीं शताब्दी में। कब? 14वीं शताब्दी। और संगीत पारिजात जो लिखा गया था वो 17वीं शताब्दी में लिखा गया, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। चलिए आप सभी को कमेंट में ये जवाब देना है कि ये आपको कमेंट में जवाब देना है कि फकीरुल्लाह कृत राग दर्पण जो ग्रंथ था वो कब लिखा गया था। ठीक है, आप कमेंट में इसका जवाब देंगे, हम उसको चेक कर लेंगे कमेंट के माध्यम से। जिसका जवाब सही होगा हम यस जरूर लिखेंगे, आपके कमेंट पर हम जरूर रिप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब जरूर दीजिएगा कि राग दर्पण, फकीरुल्लाह कृत राग दर्पण जो है वो कब लिखा गया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्न में से 18वीं शताब्दी का ग्रंथ है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ग्रंथ जो है 18वीं शताब्दी का माना जाता है? राधा गोविंद संगीत सार, अभिनव भारती, संगीत पारिजात, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं, जिसका समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिएगा कमेंट में कि राधा गोविंद संगीत सार, अभिनव भारती, संगीत पारिजात के लेखक कौन है यह भी आपको बताना है। और इनका समय काल क्या था यह भी आपको बताना है। तो अब देखिए यहां पे जो प्रश्न था समय समाप्त हो चुका है कि 18वीं शताब्दी का कौन सा ग्रंथ माना जाता है? तो वह है आपका राधा गोविंद संगीत सार। यह ग्रंथ आपका 18वीं शताब्दी का माना जाता है। अब हमने आपको प्रश्न पूछा था कि इन तीनों ग्रंथों राधा गोविंद संगीत सार और अभिनव भारती और संगीत पारिजात ग्रंथ के लेखक कौन हैं? चलिए राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ के लेखक हैं सवाई प्रताप सिंह देव, सवाई प्रताप सिंह देव। अभिनव भारती, अभिनव भारती किसका है? अभिनव गुप्त का है, अभिनव गुप्त का है। संगीत पारिजात किसका है? अहोबल का है, अहोबल का। अब हमने आपसे एक और प्रश्न पूछा था कि अभिनव भारती, राधा गोविंद संगीत सार का समय काल तो आपको मिल गया, अभिनव भारती और संगीत पारिजात का समय काल क्या? ऊपर आपको अहोबल कि संगीत पारिजात का समय काल बताया गया है, तो आप गलती मत कीजिएगा यहां पे बताने के लिए। अभिनव गुप्त 10वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कब का है? 10वीं शताब्दी। और संगीत पारिजात 17वीं शताब्दी का, 17वीं शताब्दी। ये आपको प्रश्न पूछा जा चुका है बीपीएससी में। पिछली बार पूछा गया था कि संगीत पारिजात, अहोबल कृत संगीत पारिजात जो ग्रंथ था वो कब लिखा गया था, तो वहां पे ईयर नहीं दिया गया था। अगर ईयर की बात की जाए किस वर्ष लिखा गया तो 1650 ईस्वी में संगीत पारिजात, अर्थात आप ये कह सकते हो कि 17वीं शताब्दी का ये ग्रंथ माना जाता है।
चलिए अब आपको एक प्रश्न है, 9वां प्रश्न है, अगस्त माह में जन्मे संगीतज्ञ निम्न में से कौन कौन है? भातखंडे जी, पलुस्कर जी, किशन महाराज, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है। चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिएगा और सारे प्रश्नों का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, जिससे आपके प्रश्नों के आंसर को हम रीचेक कर सके। जैसे ही आपके सामने आंसर है आप भी रीचेक करिएगा कि आपके प्रश्न कितने सही हो पा रहे हैं। प्रश्न था कि अगस्त माह में जन्मे संगीतज्ञ निम्न में से कौन से थे? तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका डी, एक से अधिक। तो कौन कौन से, किन किन कलाकारों का, किन किन संगीतज्ञों का जन्म अगस्त माह में हुआ था, ये आप लोग बताइए कमेंट में। देखिए भातखंडे जी, पलुस्कर जी, इन दोनों लोगों का जन्म अगस्त माह में हुआ है। किस वर्ष हुआ है? माह तो मिल गया आपको, किस वर्ष हुआ है? चलिए वर्ष बताइए। भातखंडे जी का जन्म 1860, पलुस्कर जी का जन्म 1872 और किशन महाराज जी का जन्म जो हुआ था वो सितंबर माह में हुआ था। कब? सितंबर सन 1923। और किशन महाराज जी का संबंध जो है आपका किस घराने से है? घराना आपका बनारस घराना, बनारस, और ये संबंधित हैं तबला से। किशन महाराज एक तबला वादक थे और किशन महाराज को सबसे पहले तबला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। और भातखंडे और पलुस्कर जी ये दोनों विद्वान जो थे, दोनों विद्वान ये शास्त्रीय गायक थे। क्या थे? शास्त्रीय गायक थे। अब देखिए पलुस्कर जी किस घराने से संबंधित है भाई? पलुस्कर जी का जो घराना था वो आपका ग्वालियर था, ग्वालियर घराना। आपको कमेंट में एक प्रश्न का आंसर देना है कि भातखंडे जी किस घराने से संबंधित हैं, ये आप कमेंट में जवाब देंगे। और इस प्रश्न जब आप कमेंट करेंगे तो उन सभी कमेंटों को हम जरूर देखेंगे। अगर जिसका जवाब होगा मैं थम्स अप जरूर दूंगा, जरूर मैं उस पर रिप्लाई करूंगा कि भातखंडे जी किस घराने से संबंधित है। इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट में दोगे। चलिए प्रश्न नंबर 10, भातखंडे जी उच्च शिक्षा प्राप्त थे। कौन सी उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे? डॉक्टर थे, वकील थे, इंजीनियर थे, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है अब। चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, कि भातखंडे जी जो है कौन सी सबसे उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे? डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका भातखंडे जी जो है लॉयर थे, वकील थे ये। ठीक है, ये वकील की डिग्री उच्च शिक्षा में प्राप्त किए हुए थे। ठीक है, तो आप ये भी बताइए कि भातखंडे जी जो है कि भातखंडे सम विश्वविद्यालय, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब किए थे? कमेंट में। चलिए एक प्रश्न है, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ये जो है कि जब भातखंडे जी ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना किया था तब उसका नाम था मैरिस म्यूजिक कॉलेज। तो आज इसका वर्तमान, मैरिस म्यूजिक कॉलेज का वर्तमान नाम जो कि भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना हुआ था 1926 में। और यह विश्वविद्यालय जो आपका भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है, यह विश्वविद्यालय कहां पर स्थित है यह भी आप बताइए। यह आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जो है भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कब? 1926 में। और जब उसका नाम मैरिस म्यूजिक कॉलेज था। मैरिस म्यूजिक कॉलेज का वर्तमान नाम अगर आधुनिक नाम पूछा जाए तो भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय है। इस समय इस विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर हैं, उनका नाम है प्रोफेसर मांडवी सिंह। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 11। किस विद्वान कलाकार ने ख्याल में प्रयुक्त श्रृंगारिक और अश्लील शब्दों के स्थान पर शालीन शब्दों के प्रयोग पर बल दिए हैं? चलिए ओमकारनाथ ठाकुर, पलुस्कर जी, आचार्य बृहस्पति, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। इस प्रश्न पर आप सभी लोग अपना अपना जवाब कमेंट बॉक्स में, आप सभी विद्यार्थियों के
जो भी विद्यार्थी इस मॉक टेस्ट को देखेगा वो जरूर अपने प्रश्नों का जवाब, इन सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जब एनसीईआरटी में आपको पढ़ा रहा था तो वहां पे हमने आपको बताया था कि किस विद्वान कलाकार ने ख्याल में प्रयुक्त श्रृंगारिक और अश्लील शब्दों के स्थान पर शालीन शब्दों पर प्रयोग पर बल दिया था, तो वो थे पलुस्कर जी। अब पलुस्कर जी के शिष्य कौन थे भाई? पलुस्कर जी के शिष्य जो थे ओमकार नाथ ठाकुर। ओमकार नाथ ठाकुर किस घराने से संबंधित है? ग्वालियर। और इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, उस पुस्तक का क्या नाम है? आचार्य बृहस्पति। आचार्य बृहस्पति एक बहुत बड़े विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। इनसे एक प्रश्न है कि प्रमाण श्रुति को इन्होंने क्या नाम दिया? प्रमाण श्रुति को इन्होंने क्या नाम दिया था, यह आपको बताना है कमेंट में, फटाफट बताइए। हमने इसके पहले जो प्रश्न पूछा था कि ओमकार नाथ ठाकुर ने द्वारा लिखित पुस्तक का क्या नाम है, यह आपको बताना था। तो देखते हैं कितने लोग सही जवाब दे पाते हैं इसका। देखिए, इन्होंने एक पुस्तक लिखा था प्रणव भारती, दूसरा संगीतांजलि। प्रणव भारती और संगीतांजलि, ये दो ग्रंथ, ये दो पुस्तक जो है इन्होंने लिखा था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बताइए भाई कि प्रमाण श्रुति को ओमकार नाथ आचार्य बृहस्पति ने प्रमाण श्रुति को क्या कहा था? कमेंट में बताइए आप सभी लोग। चलिए, इन्होंने जो कहा था प्रमाण श्रुति को देखिए, ग कहा था। क्या कहा था? ग। प्रमाण श्रुति को आचार्य बृहस्पति ने 3 प्रकार के अंतराल माने हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के अंतराल। एक ग, क, ख, ये 3 अंतराल माने हैं। ग को इन्होंने प्रमाण श्रुति माना, क को इन्होंने उपमहति माना और ख को इन्होंने महती श्रुति माना था। तो ये जो आपकी जो 3 प्रकार के अंतराल क्या होते थे? एक स्वर से दूसरे स्वर के मध्य के बीच की जो दूरी होती थी उसको नापने का काम किया जाता था। ठीक है, समझ में आया कि आचार्य बृहस्पति द्वारा प्रमाण श्रुति को ग नाम दिया गया था, उपमहति को क नाम दिया गया था, महती को ख नाम दिया गया था। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, विनय चंद्र मौदगल किस घराने के कलाकार थे? आगरा, ग्वालियर, पंजाब, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। विनय चंद्र मौदगल ये जो है कि किस घराने से संबंधित थे? चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है आपका विनय चंद्र मौदगल जो थे वो आपके बी, ग्वालियर घराने से संबंधित हैं। इनके गुरु का क्या नाम था भाई? इनके गुरु पलुस्कर जी थे। कौन थे? पलुस्कर जी। चलिए, आगरा घराने के कलाकार कौन है? फयाज खां साहब, आप लोग जानते हैं, बहुत नामी ग्रामी नाम है फयाज खां साहब। और पंजाब घराना जो है आपका, ये तबला और पखावज का घराना है। तबला और पखावज का घराना माना जाता है। और इसमें तबले के क्षेत्र में इस समय अग्रणी कलाकार जो माने जाते हैं उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ये इस समय पंजाब घराने के बहुत अग्रणी कलाकार, योगेश शमसी भी पंडित योगेश शमसी जी भी पंजाब घराने के बहुत अग्रणी कलाकार। और एक लेडीज कलाकार हैं, क्या नाम है उनका, जो जाकिर जी से भी सीखी हैं और जाकिर जी के पिताजी से। इनके पिता का नाम जो था, पिता का नाम इनके क्या था भाई? जाकिर हुसैन, उस्ताद जाकिर जी के पिता का क्या नाम था? उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब। अल्लाह रखा खां साहब इनके पिता थे। और इन दोनों से वो जो तबला वादिका हैं उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया था। उस तबला वादिका का नाम बताइए जो पंजाब घराने से रिलेटेड हैं।
तो उनका नाम क्या है भाई, किसी को पता है? देखिए उनका नाम था अनुराधा पाल। अनुराधा पाल ये जो है तब पंजाब घराने की तबला वादिका हैं, ठीक है, जिन्होंने उस्ताद जाकिर हुसैन और उस्ताद अल्लाह रखा खां साहब से तबले की शिक्षा प्राप्त किए थे। चलिए एक सूचना है, बीपीएससी टीआरई 4.0 बिहार शिक्षक भर्ती संगीत बैच 2024 लॉन्च कर दिया गया। इसकी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, जो क्लासेस 1 जुलाई से चल रही हैं। इस समय 1 जुलाई से ये क्लास चल रहा है। लाइव क्लास, कोर्स वैलिडिटी आपको 6 मंथ दिया जा रहा है और क्लास का ड्यूरेशन 60 मिनट है। स्टडी मटेरियल में आपको पीडीएफ, वीडियो और वीकली साप्ताहिक आपका टेस्ट लिया जाएगा और इसका फुल कोर्स फीस है 999 रुपए। केवल 999 रुपए में आप हमारे एप्लीकेशन के साथ जुड़िए। बीपीएससी टीआरई 4.0 बैच के लिए जो आगामी बीपीएससी द्वारा टीआरई 4 संगीत शिक्षक भर्ती परीक्षा होने वाली है, उसके लिए आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, एके म्यूजिक क्लासेस वहां लिखिए, इस लोगो बना हुआ एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, फिर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पे जाइए, वहां से आप बैच परचेज कर सकते हैं। आप बेहतर तैयारी के लिए हमारे साथ एके म्यूजिक क्लासेस के साथ आप सभी लोग जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बिहार राज्य से निम्न में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है? स्वर सरिता, छायानट, स्तोम, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए। बताइए भाई कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। देखिए आपको पूछा गया था कि बिहार राज्य में, ठीक है, बिहार राज्य से निम्न में से कौन सी पत्रिका प्रकाशित होती है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर था वो आपको जब एनसीईआरटी पढ़ा रहे थे तो वहां पे बताए थे कि बिहार से एक पत्रिका प्रकाशित होती है जिसका नाम है स्तोम। क्या नाम है? स्तोम। स्तोम पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? बिहार राज्य से जो है यह पत्रिका आपकी प्रकाशित होती है। अब एक चीज ये भी बताइए कि छायानट कहां से प्रकाशित होती है? छायानट आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश, कहां से? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश से यह पत्रिका जो है आपकी प्रकाशित होती है। क्लियर? और किसी को? और स्वर सरिता एक और है, ये आपका स्वर सरिता है, ये आपका कहां से प्रकाशित होती है, किस राज्य से प्रकाशित होती है, ये भी बताना है। ये भी आपको हम जब एनसीईआरटी पढ़ा, अगर आपने एनसीईआरटी बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ा होगा तो सभी प्रश्नों के जवाब आप बेहतर से बेहतर ढंग से दे सकते हैं। देखिए इसका जो राइट आंसर है, स्वर सरिता जो है आपका जयपुर से प्रकाशित होती है। कहां से? जयपुर से। स्वर सरिता जयपुर, छायानट उत्तर प्रदेश, स्तोम जो है आपका वो कहां से प्रकाशित होती है भैया? वो आपका बिहार से प्रकाशित होती है। इसके साथ साथ और भी पत्रिकाएं हैं, जो है आपका नादरंग, नादरंग भी आपका उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होती है। संगीत कला विहार मिरज से प्रकाशित होती है। कला समय भोपाल से। स्तोम, अच्छा बिहार के किस राज्य से स्तोम प्रकाशित होती है जरा ये बताइए। बिहार स्तोम पत्रिका बिहार के किस जिले से, किस जिले से प्रकाशित होती है? प्रकाशित होती है, ये आप लोग बताइए जरा, कमेंट में लिख के बताइए भाई किस जिले से प्रकाशित होती है ये देखिए आपका दरभंगा से। कहां से? दरभंगा। बिहार के दरभंगा नामक स्थान से जो है यह पत्रिका जो है प्रकाशित होती है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे। मध्यकाल का समय माना जाता है। मध्यकाल का समय क्या माना जाता है? 12वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी, 13वीं से 18वीं, 13वीं से 19वीं, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए इस प्रश्न का समय प्रारंभ होता है अब। चलिए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है भाई? फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए कि मध्यकाल का जो समय है वो कब माना जाता है, ये आपको बताना है। चलिए देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है आपका 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी का जो ग्रंथ, जो समय काल माना जाता है वो आपका मध्यकाल का समय माना जाता है। कब से कब तक? 1201 अर्थात 13वीं शताब्दी आप कह सकते हो। इसका अगर समय काल हम बताएं आपको तो 1201 से कब तक है?
1799 18वीं शताब्दी है। अगर 1900 या 1700 से 1201 से आप 1800 तक कह सकते हो, 18वीं 1800 तक, ठीक है। जैसे ही 1801 होगा वो आपका 19वीं शताब्दी हो जाएगा, ठीक है। तो 1201 से लेके 1800 ईस्वी तक आपका मध्यकाल युग चलता है। और प्राचीन युग, वर्तमान युग, जो वर्तमान युग है आपका, वो आपका कब से चलता है? 1801 से अब तक। अब तक का जो समय है वो आपका आधुनिक है, ठीक है। और प्राचीन काल का समय क्या था? प्राचीन काल का जो समय था वो वैदिक काल से, कब से? वैदिक काल से 1200 ईस्वी तक, 1200 तक। ये आपका क्या है? ये आपका प्राचीन काल यहां तक चलता है, प्राचीन काल। कभी कभी इसमें भी, यहां से भी आपको प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राधा गोविंद संगीत सार ग्रंथ का समय काल है। क्या समय काल है आपका राधा गोविंद संगीत सार का? 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। चलिए, इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए बताइए फटाफट, आप सभी लोग बताइए। इस प्रश्न का ऊपर यह प्रश्न रिपीटेशन हो गया है, ऊपर यह प्रश्न आप लोगों को बता चुका हूं कि इस प्रश्न का सही जवाब क्या था। तो इस प्रश्न पर ज्यादा हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो है बी। 18वीं शताब्दी का जो राधा गोविंद संगीत सार है वो आपका 18वीं शताब्दी का माना जाता है। और इस ग्रंथ के लेखक कौन है? सवाई प्रताप सिंह देव। सवाई प्रताप सिंह देव द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी का ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ आपका 17वीं शताब्दी का माना जाता है? राग दर्पण, संगीत पारिजात, तोहफतुल हिंद, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इसका समय प्रारंभ हो चुका है। चलिए, इस प्रश्न का आप सभी लोग जवाब दीजिए कि 17वीं शताब्दी का कौन सा ग्रंथ आपका माना जाता है? राग दर्पण है, संगीत पारिजात है, तोहफतुल हिंद है। और इन सभी ग्रंथों के ग्रंथकार का नाम जरूर आप लोग लिखिएगा। राग दर्पण का ऊपर मैं बता चुका हूं, कमेंट में आपका इसका जवाब सही आना चाहिए। यहां पे हम राग दर्पण के नाम बताएंगे कि लास्ट में बताएंगे? पहले आप लोग बताएंगे कमेंट में, फिर उसके बाद हम बताएंगे। चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उपरोक्त एक से अधिक। कौन कौन सा है 17वीं शताब्दी का ग्रंथ? ये आपका तीनों है, राग दर्पण, संगीत पारिजात, तोहफतुल हिंद। ये तीनों ग्रंथ जो है आपका 17वीं शताब्दी का माना जाता है। अब ग्रंथकार बता दीजिए। चलिए, राग दर्पण का तो आप लोग बता रहे हो, फिर हम बताते हैं अभी थोड़ी देर में, लास्ट में हम बताएंगे। तो संगीत पारिजात आप लोग जानते ही हो, कई बार आ चुका है, तो आप लोगों को दिमाग में तो बैठ ही चुका होगा भाई, अहोबल। तोहफतुल हिंद जो है मिर्जा खान, मिर्जा खान, ये आपका कई बार पूछा जा चुका है अनेकों एग्जामों में। तो तोहफतुल हिंद मिर्जा खान द्वारा लिखित ग्रंथ है। और अहोबल आप जानते ही हो, संगीत पारिजात का ग्रंथ है। और राग दर्पण जो है किसका भैया? फकीरुल्लाह का। आपको बताया था, पहले ही प्रश्न आपसे पूछा गया था ऊपर ही, तो ऊपर मैंने बताया था आपको फकीरुल्लाह ग्रंथ, फकीरुल्लाह इस ग्रंथ के लेखक है। अब संगीत पारिजात के बारे में अगर हम जाने तो संगीत पारिजात आपका ऐसा ग्रंथ है जिसमें आपके देखिए इसमें दो चीजें आपको मिलती है। एक तो पटह को आधुनिक काल ढोलक से किया गया है, तुलना की गई है, पटह इति ढोलक भाषायाम, इसी ग्रंथ में मिलता है। दूसरा, वीणा के तारों पर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना सबसे पहले इसी ग्रंथ में किया गया था, संगीत पारिजात नामक ग्रंथ में। और इस ग्रंथ की एक खासियत और थी कि क्या थी? जब वीणा के तारों की स्थापना, वीणा के तारों पर इन्होंने स्थापना किया, तो इन्होंने ये नहीं बताया कि कितने इंच का तार होना चाहिए, कितने इंच का तार नहीं होना चाहिए, ये इन्होंने नहीं बताया था। इन्होंने बस ये कर दिया था कि वीणा के तारों पर शुद्ध और विकृत स्वरों की स्थापना का जिक्र यही करते हैं सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट आइए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17। प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कब हुई? 1927, 1920, 1926, एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही समय प्रारंभ होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? एक जवाब और दीजिएगा
कि प्रयाग संगीत समिति कहां पर स्थापित है, ये कहां पर स्थापित है, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 1926 में प्रयाग संगीत समिति की स्थापना कहां होती है, इलाहाबाद, इलाहाबाद में। आज जो है प्रयागराज के नाम से, प्रयागराज के नाम से जो है जाना जाता है। यहां पर प्रयाग संगीत समिति की स्थापना 1926 में होती है। अब ये बताइए 1926 में एक स्थापना और हुआ है, किसका, मैरिज म्यूजिक कॉलेज, मैरिज म्यूजिक कॉलेज, कॉलेज की स्थापना भी आपका 1926 में होता है। इस कहां हुआ है, लखनऊ में। और इसका नाम आगे आज वर्तमान समय में इसका नाम है, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम, वर्तमान नाम क्या है इसका भाई, कमेंट में जरूर लिखिएगा। भातखंडे, नोट भी कर लीजिएगा, भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, ये जो है मैरिज म्यूजिक कॉलेज का वर्तमान नाम है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, सामवेद की ऋचाएं संगीत की खदान है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, महात्मा गांधी, सुरेश तलवरकर, पंडित जसराज, एक से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का समय प्रारंभ हो चुका है। अब चलिए फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए इस प्रश्न का राइट आंसर आखिर क्या होगा, कि सामवेद की जो ऋचाएं होती हैं उनको क्या कहा गया, संगीत की खदान है। भैया कौन कहता है, आपको यह भी बताना है पंडित सुरेश तलवरकर क्या बजाते हैं, पंडित जसराज क्या बजाते हैं, और पंडित सुरेश तलवरकर किस घराने से संबंधित है, पंडित जसराज किस घराने से संबंधित हैं, यह भी आपको बताना है। देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वह है ए, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का कथन था कि सामवेद की जो ऋचाएं हैं संगीत की खदान कही जाती हैं। इन्होंने एक चीज और कहते हैं, महात्मा गांधी जी एक चीज और कहते हैं, क्या कहते हैं, आप लोगों को जब एनसीईआरटी पढ़ाया था तो वहां पर आप लोगों ने सुना होगा कि इन्होंने विद्यालयों में संगीत शिक्षा अनिवार्य बनाने का सुझाव दिया था। और यह कथन वहीं कहा गया है जब इन्होंने कहा था कि संगीत की जो शिक्षा, विद्यालयों में संगीत की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह कथन कहते हुए इन्होंने कहा कि सामवेद की ऋचाएं क्या होती हैं, संगीत की खदान है, यह इन्होंने कहा। अब हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पंडित सुरेश तलवरकर क्या बजाते थे, ये एक तबला वादक हैं, तबला वादक, और पंडित जसराज शास्त्रीय गायक हैं, शास्त्रीय गायक हैं, गायक कलाकार हैं। और पंडित सुरेश तलवरकर किस घराने से संबंधित है, तबला का घराने। आप लोग जानते हैं तबले के कितने घराने हैं भैया, बताइए कमेंट में, तबले के घराने कितने हैं टोटल। चलिए कुल जो है तबले के 6 घराने हैं, आपके 6 घराने, दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद हो गया आपका, और इसके बाद आपका दिल्ली, अजराड़ा, लखनऊ, फर्रुखाबाद, बनारस और पंजाब। ये जो है कि आपके 6 घराने जो है कि तबले के होते हैं। तो पंडित सुरेश तलवरकर जी का जो घराना है वो कौन सा घराना है आपका, वो है तबले का घराना है फर्रुखाबाद, ठीक है, फर्रुखाबाद घराना है इनका, पंडित सुरेश तलवरकर जी का, ठीक है। और पंडित जसराज जी का कौन सा घराना है, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। पंडित जसराज जी एक शास्त्रीय गायक के रूप में जाने जाते हैं। इनका घराना कौन सा है ये बताइए कमेंट में। चलिए फटाफट आप सभी लोग बताइए, कमेंट में बताइएगा आप सभी लोग। ये मेवाती घराने के हैं। पंडित जसराज किस घराने के हैं भैया, मेवाती घराना, ठीक है, मेवाती घराना। ये आपके कहां के थे, फर्रुखाबाद। और पंडित जसराज जो थे मेवाती घराना।
मेवाती घराने से संबंधित थी। क्लियर? एनी डाउट किसी को? जो भी डाउट होगा आपका, आप अपने प्रश्न जो है कि कमेंट बॉक्स में जरूर करेंगे और हम उस पर जो है कि आपको जवाब आपके कमेंट पर हम जरूर रिप्लाई करेंगे। देखिए, एक सूचना है कि यूजीसी नेट JRF फोकल बैच 2024 दिसंबर सेशन और परकशन इंस्ट्रूमेंट की दिसंबर सेशन की बैच प्रारंभ हो चुकी है, जिसमें लाइव कोर्स जो है कि 6 मंथ चलेंगे दोनों में, और 1 साल की वैलिडिटी के साथ, क्लास ड्यूरेशन 60 मिनट, और इसकी जो पूरी फीस है वो आपकी 6999 6999 फुल कोर्स फीस है। ये ध्यान रखिएगा। जो भी यूजीसी नेट तबला या वोकल से जो भी विद्यार्थी तैयारी करना चाहते हैं, वो जो कि हमारे साथ, हमारे एक ही म्यूजिक क्लासेस एप्लीकेशन के साथ जुड़कर बेहतर से बेहतर ढंग से संगीत, यूजीसी नेट किसी भी संगीत की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ताली संख्या के आधार पर निम्न तालों को घटते क्रम में कीजिए। कहरवा 1 ताल, रूपक ताल बसंत, रुद्र ताल बसंत 1 ताल, दादरा दादरा 1 ताल, बसंत रुद्र, 1 से अधिक इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि ताली संख्या के आधार पर निम्न तालों को घटते क्रम में करना है। घटते क्रम में करना भाई, आपको सबसे पहले आपको बताना है कि कौन सी ताल की ताली सबसे अधिक है, उससे कम, उससे कम, उससे कम। इस तरीके से आपको घटते हुए क्रम, बढ़ते हुए क्रम में आप जाएंगे, आरोही क्रम में नहीं करना, अवरोही क्रम में। घटते हुए क्रम का मतलब होता है, इसका मतलब है आपका अवरोही क्रम। कौन सा? अवरोही क्रम में करना है। तो देखिए, सबसे ज्यादा रुद्र ताल में आपकी 8 ताली, बसंत ताल में 6 ताली, 1 ताल में 4 ताली और दादरा में 1 ताली। आपका बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर। चलिए, इससे संबंधित कुछ प्रश्न है आपके। कहरवा 1 ताल, रुद्र और बसंत। अब आपको एक प्रश्न रखा जा रहा है कि निम्न तालों में समान खाली वाले ताल कौन कौन से। अब आपको बताना कि खाली किस किस ताल में, यह 4 ताल का नाम है, और इन्हीं चारों में कौन कौन सी तालों में खालियां समान होती है, कमेंट में आपको बताना है। देखिए, आपका रुद्र ले लीजिए, रुद्र और बसंत, रुद्र और बसंत, इन दोनों तालों में 3-3 खाली होती है। और 1 ताल और कहरवा, 1 ताल और कहरवा किस जाति का ताल है भाई? ये जो आपकी अगर जाति की बात की जा रही है तो यहां पे आपका चतस्थ जाति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चतस्थ जाति। आपको हमने बताया था कि जातियों का निर्धारण जो होता है, उत्तर भारतीय तालों में जाति तो प्रयोग नहीं किया जाता है, यह आपका मार्गी तालों और कर्नाटकी ताल पद्धति में जाति का बड़ा महत्व होता है। लेकिन उत्तर भारतीय संगीत में अगर हम जाति की बात करते हैं तो विभाग में उपस्थित मात्राओं के आधार पर जातियों का निर्धारण किया जाता है। जैसे 1 ताल की अगर बात करें तो 1 ताल के प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्रा है, तो वो आपका चतस्थ जाति होगा। अगर 4-4 मात्रा है तो भी आपकी क्या होगी? जाति, ये चतस्थ जाति के अंतर्गत आएगा। अब इनकी मात्रा और विभाग बताना है। यहां पे देखिए, कहरवा 1 ताल, रुद्र ताल, बसंत, मात्रा और विभाग आपको बताना है। देखिए, मात्रा कितनी होती है कहरवा में? 8, 1 ताल में 12, रुद्र में 11, बसंत में 9। ये आपके मात्रा हो गए। विभाग बता दीजिए। 2 विभाग होता है कहरवा में, 6 विभाग होता है आपका 1 ताल में, 11 विभाग रुद्र ताल में, और बसंत में जो होता है 9 विभाग होता है। अगर आपको ये विभागों के आधार पर, ये तो हमने इस प्रश्न पर ताली के आधार पर पूछा था, तो अगर विभागों के आधार पर घटते हुए क्रम में रखा जाए तो भी आपका वही होगा, रुद्र, बसंत, 1 ताल, कहरवा। क्योंकि रुद्र ताल में सबसे अधिक, ये पहले स्थान पर चला जाएगा, ये आपका दूसरा हो जाएगा। विभागों के आधार पर अगर आप सीक्वेंस कर रहे हो तो ये आपका तीसरा हो जाएगा क्योंकि 6 विभाग हैं, ये आपका चौथा हो जाएगा क्योंकि आपके 2 विभाग होते हैं। तो रुद्र ताल, बसंत, 1 ताल और कहरवा, इन सभी तालों में क्रमशः ये विभागों की संख्या के आधार पर घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया गया है। क्लियर? एनी डाउट किसी को भाई? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है, आप अपने प्रश्न कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि किसी प्रश्न पर आपको डाउट हो तो आप अपने प्रश्न कमेंट में जरूर लिखिएगा। उस प्रश्न का जवाब हम आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। और किसी कारणवश जो है कि हम लाइव यूट्यूब लाइव नहीं आ पा रहे हैं, कुछ समस्याएं हो गई हैं, इस वजह से मुझे जो है कि आप लोगों के लिए ये वीडियो, मॉक टेस्ट का वीडियो जो है कि बनाकर अपलोड करना पड़ रहा है। तो आने वाले समय में हम आएंगे लाइव
और तब तक जब तक नहीं आ पा रहे हैं तब तक आप सभी लोगों के लिए मॉक टेस्ट हम अपलोड कर रहे हैं। चलिए, गणेश ताल की मात्राओं से संबंधित कितने मत प्राप्त होते हैं आपको ये बताना है। 2 मत, 3 मत, 4 मत या 1 से अधिक या इनमें से कोई नहीं। कितने मत मिलते हैं आपको ये बताना है। चलिए कमेंट में बताइए। इस प्रश्न का समय, आपका समय नहीं प्रारंभ हुआ क्या भाई? चलिए देखिए, समय भी प्रारंभ हो गया आपका। अब जवाब दे दीजिए, आप फटाफट आप सभी लोग जवाब दीजिए। और चलिए देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आपका, फटाफट आप लोग बताइए भाई। देखिए 3 मत मिलते हैं, गणेश ताल की मात्राओं से संबंधित 3 मत मिलते हैं। कौन कौन सा? एक गणेश ताल जो होता है वो आपका 18 मात्रा, दूसरा जो होता है वो 20 मात्रा, तीसरा जो होता है वो 21 मात्रा। ये 3 मत आपके मिलते हैं, ठीक है। कोई प्रश्न हो इन तीनों मतों से तो आप लोग पूछ सकते हैं। यही 3 मत मिलता है। कभी कभी आप लोग जो है, कभी कभी आप लोग पूछते हैं कि सर गणेश ताल तो 18 मात्रा की होती है, आपने 20 मात्रा बताया था, तो ये 3, भाई ये 3 मत होता है। कोई भी मत आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई भी मत आपको दिया जा सकता है। तो आप इन तीनों मतों के आधार पर आपको पता होना चाहिए कि ये 3 मत आपको प्राप्त होते हैं और तीनों मतों के आधार पर आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि 18 पूछता है तो भी गणेश, 20 पूछता है तो भी गणेश, 21 पूछता है तो भी गणेश आपका होगा। क्लियर? तो ये रहे आपके 20 प्रश्न आज के। और एक सूचना दे दें कि बीपीएससी, टीजीटी और पीजीटी म्यूजिक प्रैक्टिस सेट 2024 लॉन्च कर दिया गया है हमारे एप्लीकेशन एके म्यूजिक क्लासेस पर, जिसमें जो है कि प्रत्येक आपको जो है कि टोटल सेट 4 दिए जा चुके हैं एप्लीकेशन पर। और जो प्रत्येक सेट है वो आपका 80 क्वेश्चन का सेट रखा गया है और पूरा बेस्ड ऑन एनसीईआरटी और एससीईआरटी म्यूजिक पर आधारित है। और जिस तरीके से प्रश्न आपको बीपीएससी में पूछा जाता है उसी तरीके का प्रश्न यहां पे रखा गया है, जिससे आप अपना आकलन, इस टेस्ट के माध्यम से आप आकलन कर सकते हो कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, कितनी आपकी म्यूजिक सब्जेक्ट में तैयारी हो गई है। जो लेवल बीपीएससी का है वही लेवल के प्रश्न हम यहाँ पे इस मॉक टेस्ट में चारों ऑनलाइन जो प्रैक्टिस सेट है चारों रखा गया है। हाँ, 2 में आपको एक बार आप दे सकते हो, लेकिन आपका तीसरा और चौथा जो प्रैक्टिस सेट है उसमें 4 अटेम्प्ट आपको दिया जा चुका है। उसमें जो है कि हमने अनलिमिटेड किया था, लेकिन एप्लीकेशन पर अनलिमिटेड करने के बाद जो है कि केवल एक ही शो होता है, तो आपको बाकी में 4 बार आप दे सकते हैं। तो पढ़िए, फिर दीजिए, जहां पे गलती हो फिर उसको सुधार कीजिए। यदि आपको लगता है तो आप उस पर आप कमेंट कीजिए, आप मुझे मैसेज कीजिए। आपको नंबर, हमारा नंबर आप सभी के पास है 8303383353 पर। इस पर आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, जो भी डाउट होगा हम आपके डाउट को दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक टाइम आप 5 से 6, शाम को 5 से 6 आप रख लीजिए, उसी समय आप मैसेज कीजिए, क्योंकि एग्जाम है, आप सभी को तैयारी करना है। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप पढ़ते रहिए और ये मॉक टेस्ट आप देते भी रहिए। और आप सभी से मैं माफ़ी भी चाहूँगा कि क्योंकि एट ए टाइम जो है कि मैं लाइव आपके लिए नहीं आ पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी। आगे मैं ज़रूर आऊँगा, इसीलिए हमने सोचा कि जब हम लाइव नहीं चल पा रहे हैं, कुछ कारण को समस्याएं आ चुकी हैं जिसके कारण हम आपके बीच लाइव नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं मॉक टेस्ट लेके। लेकिन हमने सोचा कि मॉक टेस्ट नहीं तो हम आपको प्रश्न, जिस तरीके से हम आपको यूट्यूब पर मॉक टेस्ट कराते थे उसी तरीके के प्रश्न हम आपके लिए लेके वीडियो बना के उसको अपलोड करें, जिससे आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकें और आप हमारे चैनल पर जुड़ के इस तरीके की तैयारी कर सकते हैं। अगला मॉक टेस्ट, अगला जो वीडियो अपलोड होगा वो कल अपलोड करेंगे, कल शाम को अपलोड होगा। तो आप सभी लोग टेस्ट दीजिए और यह मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा इस पर भी आप अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका हर एक कमेंट, आपका एक कमेंट जो है हमारे लिए बहुत उपयोगी होता है। आपका कमेंट हमें जोश देता है और काम करने के लिए हमें प्रेरणा स्रोत देता है। और ये जो पैसा आपको दिख रहा है मात्र 99 रुपए में है। जो भी विद्यार्थी चाहते हैं कि हमारी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से हो सके तो एके म्यूजिक क्लासेस हमेशा आप सभी के लिए तत्पर है, तो आप लोग जरूर जुड़िए एके म्यूजिक क्लासेस के साथ। तो इसी के साथ यह मॉक टेस्ट मैं यहीं पे ख़त्म करता हूं। आप सभी को पुनः एक बार सॉरी बोलते हुए, माफ़ी चाहते हुए कि मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूं और किसी कारणवश लाइव नहीं मैं ले पा रहा हूं अपलोड क्लास, लेकिन मैं वीडियो जरूर अपलोड करता रहूंगा आप सभी के लिए।
कुछ दिन की समस्या, कुछ दिन बाद हम लाइव आएंगे और पुनः आप सभी को हम उसी जोश के साथ आपकी तैयारी कराएंगे। लेकिन जब तक नहीं आ पा रहे हैं तब तक आप लोगों की तैयारी मैं वीडियो बना के अपलोड करूंगा और आप सभी लोग वीडियो जरूर देखिएगा। और कैसा वीडियो है इस पर भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोगों को टेस्ट कैसा लगा, यह टेस्ट आपका 3 सेट नंबर 3 जो है कि कैसा लगा, आप इस पर भी आप अपने विचार दीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुँचाइए, जिससे वो अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से कर सकें। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः कल फिर हम आपको वीडियो अपलोड करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।